नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले के बाद 3 दिन तक नहीं होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। अब तक 55 की मौत। भारत ने की निंदा, बीएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। शिवसेना ने कहा अगले 2 दिन में बीजेपी से गठबंधन पर आखिरी फैसला। महाराष्ट्र में मंत्रियों के बीच बटे विभाग। बीजेपी और जेएमएम ने झारखंड के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तय किए 45 नाम। काले धन पर प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया मुद्दा। और पहले वनडे में भारत की श्रीलंका पर 169 रन से शानदार जीत। अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन के शानदार शतक। पाकिस्तान में वाघा सीमा पर बीती रात आत्मघाती हमले में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 महिलाएं और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 3 जवान हैं। हमले में करीब 200 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद भारत ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने हमले की कड़ी निंदा की है। वाघा सीमा पर ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग अपने रिश्तेदारों की खोज में लगे रहे तो डॉक्टर घायलों का इलाज करने में। सीमा पर बीटिंग रिट्रीट के बाद लोग लौट रहे थे, तभी हमलावर ने पाकिस्तानी रेंजर्स की एक चौकी के पास खुद को उड़ा दिया। ब्लास्ट में 15 से 20 किलो विस्फोटक का उपयोग होने का अंदेशा है। धमाके की जगह अमृतसर से 32 किलोमीटर और लाहौर से 22 किलोमीटर दूर है। भारतीय सीमा की तरफ इसका कोई असर नहीं हुआ। मजीद जो लोग हैं वो अस्पतालों में इस वक्त उनका इलाज हो रहा है और कुछ लोग अभी क्रिटिकल हैं, तो इसलिए ये फिगर अभी फाइनल नहीं है। मजीद तादाद बढ़ भी सकती है। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। 2 आतंकवादी संगठनों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अलकायदा से जुड़े जंदुल्लाह समूह ने वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अभियान को इस हमले की वजह बताया। वहीं आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने जंदुल्लाह के दावे को खारिज कर खुद ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। We must understand that Pakistan is at the moment probably reaping the same fruit what they sowed. You see, they gave birth to this sort of system to carry out in India the terrorist activities. Now they are suffering the same, the malady, they're suffering what they gave birth to. पाकिस्तान के अनुरोध पर बीएसएफ ने वाघा अटारी सीमा पर अगले 3 दिन तक बीटिंग रिट्रीट समारोह नहीं करने का फैसला किया है। बीएसएफ ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर सुरक्षा बढ़ा दी है। जवानों से सीमा पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। ये ब्लास्ट हुआ है बॉर्डर से 500 मीटर पीछे पाकिस्तान की तरफ और अभी बहुत जल्दी है, 6:15 के आसपास हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रेंजर से कांटेक्ट करके डिटेल्स फाइंड आउट करने का। हमारी साइड पूरी तरह सेफ है, हमारी तरफ कुछ नहीं हुआ और हम अपनी ओर से पूरी तरह अलर्ट भी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का निर्देश दिया। पाकिस्तान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। घायलों को 75,000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे झकझोर देने वाला हमला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की कड़ी निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात के जरिए विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का भरोसा दिलाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने माना कि काला धन कितना है इसका सही अनुमान सरकार के पास नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री एक बार फिर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वाम दलों ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठाए हैं। In a rally before the elections in Chhattisgarh, he had claimed that 75 lakh crore rupees
is lying as black money and he'll get it back within 100 days of his government, and 15 lakh would be distributed to each family in the country. And now he claims that the amount of black money which is outside the country, he doesn't know about the amount, how much amount is lying out. प्रधानमंत्री बनने से पहले तो बता दिया कितना है, तो यहीं पर जो है शंकाएं और सवाल जो है उठते हैं। आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि काले धन के मुद्दे पर केंद्र की मौजूदा सरकार का रुख भी यूपीए सरकार जैसा ही है, तो जेडीयू ने सरकार से काले धन के मुद्दे को छोड़कर बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। अब सत्ता में आ गए हैं तो सूचना बढ़ने की बजाय घट गई है। अब कहते हैं पता नहीं, काला धन कितना है ये बताने को तैयार नहीं, किसके पास है ये बोलने को तैयार नहीं, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे ये बताने को तैयार नहीं, कितनी समय सीमा में करेंगे ये बताने को तैयार नहीं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे वो, उसके बारे में बताएं वो कि क्या रोड मैप है। काले धन के मामले में जो है वो सबसे पहले मैंने ही उठाया था, और मैंने इसलिए उठाया था कि सिस्टम को इसके काले मुंह को दिखाना चाहता था। काले धन पर गठित एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह ने भी माना कि विदेशों में कितना काला धन जमा है इसकी जानकारी नहीं। बीजेपी का कहना है कि सरकार विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के लिए तो वापस मनी लाना अच्छा तो है, पर कितना आता है वो तो कोई जानता नहीं। अभी कितना फॉरेन में है, अभी कितना है वो भी कोई जानता नहीं है, और मैं भी नहीं कह सकता हूँ। पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने पूरा प्रयास किया है। अभी वो देश के मुखिया हैं, प्रधान हैं, और आज ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से काला धन का एक एक पाई भारत वो लेकर आएंगे। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि गलत तरीके से नामों का खुलासा करने से जांच पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा दोषियों को मिल सकता है। जेटली ने अपने फेसबुक पेज पर एक संदेश में कहा कि गलत तरीके से सूचनाओं का प्रकाशन जांच और आर्थिक दोनों लिहाज से जोखिम भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगी। उधर जेएमएम ने भी झारखंड में पहली लिस्ट जारी कर दी। झारखंड के लिए बीजेपी की पहली सूची में 63 नाम हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खरसावां से मैदान में उतारा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट से टिकट दिया गया है। वहीं विधायक मेनका सरदार पोटका, विमला प्रधान सिमडेगा, बीजेपी की राज्य उपाध्यक्ष सीमा शर्मा हटिया और पूर्व सूचना आयुक्त गंगोत्री कुजूर को मद्रा से मैदान में उतारा है। अभी झारखंड में 63 कैंडिडेट्स के बारे में तय हुआ है, और इस चयन प्रक्रिया में हम लोगों ने ध्यान रखा है कि समाज के सभी वर्ग, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व सांसद लाल सिंह को बसोहली से उतारा गया है। हम लोगों ने 47 सीट्स जो वैली की हैं उसमें से आज 11 सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसी तरीके से 36 जो जम्मू रीजन की सीट्स हैं उसमें से 32 सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो लद्दाख रीजन की 4 सीट्स हैं उसमें से हम 2 सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 28 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने 14 मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दिया है। पार्टी ने झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 81 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन नहीं करने का प्रस्ताव पारित हो गया, और गठबंधन अब नहीं है, और अब हम लोग चुनाव अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। दोनों राज्यों में 5 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान 25 नवंबर और 2, 9, 14 और 20 दिसंबर को होगा। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव बाद नए गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल रैली की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियां लागू करनी चाहिए। अगर आज का प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को, भारत को एक महान देश बनाना चाहता है, तो उसी की मिसाल, अटल जी की मिसाल, यू कैन चेंज योर फ्रेंड, यू कांट चेंज योर नेबर। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पीडीपी सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारगर विकल्प बनकर उभरेगी। पीडीपी नेता के मुताबिक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिल्ली की मदद जरूरी है। हम अकेले नहीं चला सकते, एक हाथ से कंधा मिला के चलना। उन लोगों को भी जो दिल्ली में आज भी बैठे हैं। राज्य में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। राज्य में विधानसभा की 87 सीटें हैं। पिछले दिनों आई बाढ़ राज्य में बड़ा चुनावी मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से गठबंधन की उम्मीद जताई है। उन्होंने मजबूत सरकार के लिए शिवसेना से गठबंधन को जरूरी बताया। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन पर स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस कल पहली बार गृहनगर नागपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। वो नागपुर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रहे या जाए, वो सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार जनता का काम करने के लिए चलाओ, जनता तुम्हारी सरकार बचा लेगी, और अगर सरकार चली भी गई तो जनता वापस तुम्हारी सरकार लाएगी। और मुझे लगता है यही मंत्र है कि जिसके ऊपर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह और शहरी विकास मंत्रालय रखा है। एकनाथ खड़से को राजस्व विभाग दिया गया है। पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार को वित्त और योजना विभाग मिला है। विनोद तावड़े के पास स्कूली शिक्षा और खेल विभाग होंगे। पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास और जल संरक्षण विभाग दिया गया है। इससे साफ है कि शिवसेना को कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिलने वाला। विदर्भ आणि मराठवाडा हा महाराष्ट्राचा जो भाग आहे, जोपर्यंत या भागाचा विकास होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विकसित होऊ शकत नाही। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अहमदनगर जिले के एक गांव में दलित परिवार के 3 सदस्यों के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान 90 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस नेता कादियान झज्जर जिले की बेरी सीट से विधायक हैं और 2005 से 2009 तक हरियाणा विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। आज ही विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव भी होना है। वहीं मंगलवार को राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी सदन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निर्वाचित सदस्य के रूप में पहली बार विधानसभा में प्रवेश करेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी INLD ने इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला को विधानसभा में अपना नेता चुना है, तो कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कैथल के विधायक और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस विधायक दल के नेता की दौड़ में आगे चल रहे हैं। फिलहाल यह एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नहीं रहे सदाशिवम रापुरकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की नई शिक्षा नीति अगले साल आने की संभावना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दुम्बरसरी के पास सीबीएसई के 21वें सालाना सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में यह बात कही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि शिक्षा नीति को तैयार होने में 7 महीने से 3 साल का वक्त लगता है, जिसे नेता, नौकरशाह और विशेषज्ञ तैयार करते हैं। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को भी शिक्षा नीति में शामिल करने की जरूरत बताई है। एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क मानसून के बाद फिर पर्यटकों की अगवानी के लिए तैयार है।
एक सींग वाले गैंडे को देखने दुनिया भर के पर्यटक असम पहुंचते हैं। इस साल आई भीषण बाढ़ से काजीरंगा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पार्क अगले साल अप्रैल तक खुला रहेगा। हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सदाशिव राव का आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने प्रतिभाशाली अभिनेता खो दिया है। ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। ऐसा कोई बड़ा काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। सदाशिव अमरापुरकर, एक ऐसे अभिनेता जिसने जो भी रोल किया उसे जीवंत कर दिया। अरे जब बाजी दुक्की और तिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तुझे मालूम नहीं तो क्या चीज है। अहमदनगर में जन्मे सदाशिव का शुरू से ही अभिनय की तरफ रुझान था। उन्होंने कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भी अभिनय किया। उन्हें फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है गोविंद निहलानी को, जब उन्होंने फिल्म अर्धसत्य में सदाशिव को रोल दिया। आज तो रात भर मजा मारने का। फर्स्ट टाइम गरीब के झोपड़ा में आया, खाली कैसा जाएगा। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उनकी इस भूमिका के चलते ही खलनायक के लिए उनकी मांग बढ़ने लगी। उन्होंने हुकूमत जैसी फिल्मों में बड़ी कमर्शियल सफलताएं हासिल की। हालांकि इस बीच टेलीविजन पर उन्होंने कुछ यादगार रोल किए। इसमें राज से स्वराज में उनकी बाल गंगाधर तिलक और भारत एक खोज में महात्मा फूले की भूमिका प्रमुख है। तो इन ऊंची जात वाले सुधारवादियों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी कहनी और करनी एक समान हो। सदाशिव की कमर्शियल फिल्मों में मांग हमेशा बनी रही। आंखें, इश्क, गुप्त, आंटी नंबर 1 जैसी ना जाने कितनी फिल्मों में वो दिखे। हिम्मत से काम ले हसमुख। हालांकि 1991 में आई फिल्म सड़क में एक किन्नर गैंगस्टर की भूमिका में उन्होंने यादगार अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगली पूर्णमासी के लिए तैयार रहना, तुझे मालूम नहीं तो क्या चीज है। एक जैसे रोल करते करते सदाशिव का मन उब चुका था, सो उन्होंने धीरे धीरे इन भूमिकाओं को नकारना शुरू कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म रही बॉम्बे टॉकीज, जिसमें वो नवाजुद्दीन के साथ नजर आए। आज उनके जाने से हमने एक ऐसे कलाकार को खोया है जिनकी प्रतिभा का भारतीय सिनेमा पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर, एक बेहतरीन खलनायक के तौर पर अपनी अमिट छाप फिल्मी दुनिया में छोड़ने वाले सदाशिव अमरापुरकर अब हमारे बीच नहीं है। हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सदाशिव राव अमरापुरकर का आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे। जाहिर तौर पर उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता को खो दिया है। 1984 में अर्धसत्य में सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार की भूमिका के लिए सदाशिव को पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा भी तमाम अवार्ड और पुरस्कार उनकी झोली में आए उनके बेहतरीन अभिनय के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद याद करेंगे हिंदी सिनेमा के स्तंभ पृथ्वीराज कपूर को उनकी जयंती पर। करोड़ों की जिंदगी के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन में कहा गया है कि दुनिया को सन 2100 यानी नई सदी की शुरुआत तक कार्बन उत्सर्जन की दर 0 पर लानी होगी। वैज्ञानिकों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि वक्त अब बहुत कम बचा है। Human influence on the climate system is clear. If we want to limit climate change, we need substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions.
कोपेनहेगन में ये वैज्ञानिक दुनिया के देशों में तेजी से विकास के बदले में चुकाई जा रही असली कीमत बताने के लिए जमा हुए हैं। इस सम्मेलन में पेश की गई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण की वजह से लगातार गर्म हो रही धरती को बचाने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर को साल 2100 तक शून्य के स्तर पर नहीं लाया गया तो दुनिया को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। As it happens, the window of action is really closing very rapidly. So we have a very short window of opportunity. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए तो धरती पर भीषण बारिश, सूखा या ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्रों का स्तर बढ़ने जैसी खतरनाक घटनाएं सामने आएंगी। And if we do nothing, then by the end of the century, you can see the substantial decrease in yields that would take place. And with a growing population and higher incomes, you can imagine food scarcity and food security and the whole issue of starvation and hunger become very large threats. वैज्ञानिकों ने सतह के औसतन तापमान को 2 डिग्री तक सीमित रखने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य का हवाला देते हुए कहा कि अभी ये तापमान 0.85 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए ये एक बेहतर अवसर है कि हम तापमान को इसी स्तर पर रखें ताकि सन 2100 तक इसे शून्य के स्तर पर या इससे कम रखा जा सके। 2015 के आखिर में सभी सदस्य देशों की सहमति के लिए पेरिस में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। That's really our choice. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों की अगुवाई में रविवार को हुए चुनाव में रूस समर्थक विद्रोही नेताओं को जीत मिली है। यूक्रेन और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने चुनाव को अवैध करार देते हुए नतीजों को मान्यता देने से इनकार किया है। वहीं रूस ने चुनावी नतीजों को मान्यता देने की बात कही है। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगाववादियों की अगुवाई में हुए विवादास्पद चुनाव के लिए वोटों की गिनती पूरी हो गई। दोनेत्स्क इलाके में विद्रोही नेता अलेक्जेंडर जाखरचेंको और लुहांस्क में अलगाववादी नेता इगोर प्लोनेत्स्की को चुनावों में जीत मिली है। हालांकि अंतिम नतीजों का ऐलान आज होना है। विद्रोही नेता जाखरचेंको ने कहा कि हम लंबे वक्त से यूक्रेन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही साफ किया कि इस चुनाव से मिन्स्क सीजफायर प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि इन चुनावों से यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन हुआ है और यूक्रेन चुनावी नतीजों को कभी मान्यता नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी चुनावों की निंदा की है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने भी चुनावी नतीजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जबकि रूस का कहना है कि वो दोनेत्स्क और लुहांस्क में चुनाव के नतीजों को मान्यता देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में मंगलवार को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। सेनेट और प्रतिनिधि सभा के ये चुनाव राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाकी 2 साल के लिए सत्ता की राजनीति की दिशा तय करेंगे। रविवार को ओबामा ने कनेक्टिकट और पेंसिल्वेनिया में प्रचार किया। यहां मेयर पद के लिए दोबारा चुनाव हो रहे हैं। 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में भी विपक्ष रिपब्लिकन का बहुमत है। 2 days and you get to choose the governor who will lead you for the next 4 years. I can't vote in Connecticut, but I'll tell you who I'd vote for. I'd want Dan Malloy leading us for another 4 years. रविवार को कटक के बारामती स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 169 रनों से हराकर सीरीज पर धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की है। भारतीय टीम मेहमान टीम को सिर्फ 39.2 ओवरों में 194 रनों पर ढेर कर गई। पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेमिसाल रही। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़ा। शिखर धवन के 113 और अजिंक्य रहाणे के 111 रनों और सुरेश रैना के 52 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम के सामने 364 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 194 रनों पर धराशायी हो गई। श्रीलंका की तरफ से महिला जयवर्धने ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। भारत की जीत में जहां बल्लेबाजों का साथ रहा, वहीं गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी निभाया। ईशांत शर्मा ने 4, अक्षर पटेल ने 2, उमेश यादव ने 2, आर अश्विन और सुरेश रैना ने 1-1 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बड़ा विकेट कप्तान ने कैच किया था।
आज हिंदी सिनेमा के स्तंभ माने जाने वाले पृथ्वीराज कपूर जी की जयंती है। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत थिएटर से की और पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। अपने नाटकों के जरिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं अदा की। मुगल आजम, तीन बहुएं, कल, आज और कल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को कोई भूल नहीं सकता। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे और कई मुद्दों में अपने विचार रखे। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनके कुछ दमदार डायलॉग्स। आज आपका जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए आपको हमारे घर खाना होगा। वाह दीदी। और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। मेरे खानदान की आन बान शान, मेरे कुल की मर्यादा, जिसे मैंने जीवन भर की तपस्या के साथ बेदाग रखा, उसका क्या होगा? तुमने ये जो खुलेआम करना शुरू कर दिया है, दुनिया देखेगी, सुनेगी तो क्या कहेगी? तुमने मेरे कल तक के सब किए धड़े पर पानी फेर दिया। तुम्हारा जुर्म अगर साबित हुआ, घर से छुपकर भाग आने की सजा देंगे तुम्हें। जिस तरह धोता है धब्बा अपने दामन से कोई, हम यूं ही धरती के सीने से मिटा देंगे तुम्हें। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले के बाद 3 दिन तक नहीं होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। अब तक 55 की मौत, भारत ने की निंदा, बीएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। शिवसेना ने कहा अगले 2 दिन में बीजेपी से गठबंधन पर आखिरी फैसला। महाराष्ट्र में मंत्रियों के बीच बटे विभाग। बीजेपी और जेएमएम ने झारखंड के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तय किए 45 नाम। काले धन पर प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया मुद्दा। और पहले वनडे में भारत की श्रीलंका पर 169 रन से शानदार जीत। अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन के शानदार शतक।